हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा था उससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है, अभी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो सबसे पहले आप वो पूछ लीजिए। कोई सवाल है किसी का? सर ये जो छठा वाला है अवधारणा रूढ़िवादिता की अवधारणा जो है लास्ट वाली लाइन बता दीजिए वाला। रूढ़िवादिता की जो अवधारणा है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अवधारणाएं जो थी उसमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन से एक अलग अस्तित्व रखता है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ देता है तो बिजनेस उसका भी हिसाब रखता है कैपिटल अकाउंट के रूप में कि इस व्यक्ति ने हमें इतना दिया है, जिसको हम बाकायदा उस पर लाभांश देते हैं और उसकी कैपिटल का पूरा हिसाब रखा जाता है। जब कभी भी वह व्यक्ति बिजनेस को छोड़ के जाता है तो उसको उतनी कैपिटल पूरी वापस की जाती है, अलॉन्ग विद अलग डिफरेंट बेनिफिट्स जो होते हैं उसके साथ उसे वापस किया जाता है, अलग अलग लाभ उसे दिए जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत दिया जाता है कि व्यवसायी से अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। ये पहली अवधारणा थी। दूसरी मुद्रा माप की अवधारणा थी, जिसमें आपने ये जाना था कि केवल उन्हीं व्यावसायिक लेन देनों को हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि मुद्रा में जिन्हें हम अभिव्यक्त कर सकते हैं या माप सकते हैं। तीसरी जो अवधारणा थी वो चालू व्यवसाय की अवधारणा थी। चालू व्यवसाय की अवधारणा के ही अंतर्गत व्यवसायी बिजनेस को जब शुरू करता है तो वह यह मान के चलता है कि बिजनेस अनवरत काल तक, यानी कि अनंत समय तक चलता रहेगा, वह कभी भी खत्म नहीं होगा, ये माना जाता है। और इसी वजह से आप इसमें विभिन्न प्रकार की समायोजनाएं करते हैं, जिसमें अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय, क्रमशः अंग्रेजी में इन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम, जिसे आप इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट हैं। चार प्रमुख एडजस्टमेंट्स में यही आती हैं। कुछ और भी एडजस्टमेंट्स होती हैं जिन्हें आप बाकायदा एक अलग चैप्टर एडजस्टमेंट्स का आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो ये सारी जो एडजस्टमेंट की जाती है किसी साल में, वो इसी अवधारणा के अंतर्गत की जाती है, चालू व्यवसाय की अवधारणा। लागत अवधारणा मैंने आपको बताया था। लागत का सीधा सीधा संबंध इस बात से था कि कोई भी संपत्ति आप खरीद के लाते हैं तो एक तो उसका जो मूल्य होता है आप चुकाते हैं, साथ ही साथ उसको लाने का खर्चा और उसको वर्किंग बनाने का, यानी कि उसको ऑपरेशन में लाने का जितना भी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह होते हैं वह सब मिला करके उसकी लागत बनाते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि आप कोई भी संपत्ति अगर खरीद के लाएंगे तो उसको काम करने लायक बनाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे सब उसकी लागत होंगे। एक और बात इसमें महत्वपूर्ण थी कि कोई भी संपत्ति अगर आपको बिना किसी लागत के उपहार में मिली है या चैरिटी में दान स्वरूप मिली है तो आप फिर उसका लेखा कैसे करेंगे, क्योंकि आपको तो उसकी कोई लागत ही नहीं आई, आप उसे किस मूल्य पर मानेंगे? तो उसे आप बाजार मूल्य पर मानेंगे, अनुमान लगाएंगे कि इसका बाजार मूल्य कितना होना चाहिए और उसकी लागत या उसका मूल्य जो है बाजार मूल्य जो चल रहा होगा, अनुमानित बाजार मूल्य, आप वही अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो इतनी अवधारणाएं मैंने आपको कल लगभग बताई थी। संक्षेप में भी मैंने इनका रिवीजन कराया है। फिर भी अगर इन चार उदाहरणों में से किसी को आपको लगता हो कि कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो पांचवी अवधारणा से शुरुआत करें, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, अर्जित अवधारणा। ये जो अवधारणा ये क्या तय करती है कि जैसे कोई एक लेखांकन अवधि होती है, लेखांकन अवधि कब से कब तक चलती है भारत में? 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष का 31 मार्च, ये 12 महीने का समय होता है। कैलेंडर ईयर के पहले 3 महीने छोड़ दिए जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वह 1 अप्रैल से होता है। इसी को हम लेखांकन अवधि बोलते हैं, 1 अप्रैल से अगले वर्ष का 31 मार्च। तो ये हमेशा याद रहेगा, जब कभी भी फाइनेंशियल ईयर बोला जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। कैलेंडर ईयर आप लोग जानते ही हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है। ठीक है, यूरोप में जो अकाउंटिंग होती है वो वहाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही होती है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमारा जो भारतीय वर्ष है वो चैत्र से शुरू माना जाता है, जो कि अप्रैल के महीने में शुरू होता है। और हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन, नया साल
दिखता भी है कि अप्रैल से आया हुआ है ना, बसंत ऋतु आई होती है, उसके बाद का समय शुरू होता है हमारा। तो आप समझ गए होंगे कि लेखांकन अवधि यानी 1 अप्रैल से अगले वर्ष का 31 मार्च, इस अवधि से संबंधित जितने भी व्यय हैं जिनका भुगतान हो चुका है या जिनका भुगतान होना बाकी है, शेष है, ठीक है, जिनका भुगतान होना बाकी है उन्हें अदत्त व्यय कहा जाता है। और उनको उसी लेखांकन अवधि में जितनी आप आय कमा चुके हैं उस व्यय से, तो उन व्ययों को भले आपने उनका भुगतान नहीं किया है, उन व्ययों को भी आप जिनका भुगतान करना बाकी है, शायद भुगतान आप अगले वर्ष में कर पाएंगे, बाद में कर पाएंगे 31 मार्च के बाद, लेकिन आप उन्हें दर्ज कर लेंगे, खर्चे के तौर पे आप इसी वर्ष दर्ज करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेंगे। सवाल यह है कि एडजस्टमेंट वाली बात तो ऊपर भी आई थी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ रहे थे ना, जिसमें मैंने आपको बताया था चालू व्यवसाय की उदाहरण के अंतर्गत आप एडजस्टमेंट करते हैं, और उसमें भी अदत्त व्यय, पूर्दत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय की बात कही गई है, और यहाँ पर भी हम आपको वही बता रहे हैं, है ना। तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या है ये अगर आपको जानना है तो पहले अर्जित अवधारणा को पूरा एक बार समझ लीजिए, ठीक है। इस अवधारणा में आपको इतना बताया जा रहा है कि आपकी जो आय है वो जिस टाइम पीरियड के लिए है, उस टाइम पीरियड से संबंधित समस्त व्यय उसी टाइम पीरियड में दर्ज कर लिए जाने चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बताता है वेदर यू हैव रिसीव्ड द इनकम और नॉट, वेदर यू हैव पेड द एक्सपेंडिचर और नॉट, बट इफ द इनकम और द एक्सपेंस दे are related to the same financial year, they should be shown in accounting books in the same financial year, yes or no। भले उनका हमने पेमेंट ना किया हो, जैसे एक इसको अर्जित अवधारणा को समझने के लिए एक आप कैश कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कैश कॉन्सेप्ट ये कहता है कि खर्चा अगर हमने किया है तो अगर हमने भुगतान किया है तो हमारा खर्चा है, अगर हमने भुगतान नहीं किया तो जब भुगतान करेंगे वो उसी वर्ष उसी समय खर्चा उसी दिन का माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसे समझिए आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन है, ठीक है, तो आप मैरिज से संबंधित जितने भी सामग्री है वो आप कई दिनों से खरीदना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अगर आपने आज से 15 दिन पहले कुछ सामान खरीद लिया है, 10 दिन पहले कुछ सामान खरीद लिया है, तो वो सब माना तो शादी का ही खर्चा जाएगा ना। ये थोड़ी हो कि शादी के दिन जितना हम पेमेंट करेंगे केवल वो शादी का खर्चा है, क्या ऐसा करते हैं। तो लॉजिकल ये है कि अगर हम ये जानना चाहें कि शादी से संबंधित कितना खर्चा आया, तो पहले या बाद में, मान लिया शादी के दिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम शादी के पहले कर देते हैं कुछ पेमेंट्स, और कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो टेंट वगैरह के हो सकते हैं जो बाद में किए जाते हैं, क्योंकि उनका पहले से पता नहीं होता कि कितना खर्चा होगा का, तो वो हम बाद में करते हैं। तो अगर मान लिया शादी वाले दिन अगर हमने कैश में पेमेंट नहीं किया तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि भाई ये खर्चा शादी का नहीं है, ये हलवाई का खर्चा है बाद का, हम उसे भी तो शादी के ओवरऑल खर्चे में जोड़ते हैं ना। सिमिलरली अगर किसी अकाउंटिंग ईयर से संबंधित कोई खर्चा है, मतलब सेवा अगर उस वर्ष ले ली गई है तो उसका भुगतान चाहे जब किया जाए, अर्जित अवधारणा ये कहती है कि उसका लेखा आप उसी लेखांकन अवधि में करेंगे जिस लेखांकन अवधि में आपने उस सेवा को प्राप्त कर लिया है जिसका पेमेंट आपको बाद में करना शेष रह गया। बात समझ में शायद आ रही होगी। तो इसमें जोर इस बात पे है कि आप यहाँ पर केवल नकद आय या नकद व्यय को ही दर्ज नहीं करते, जो भी आय और व्यय, भले वो अनपेड है, भले वो एडवांस में रिसीव मतलब भले वो आपको भी रिसीव नहीं हुई, आपने कमा लिया है, अगर एडवांस में रिसीव हो गई है तो उसको घटाना पड़ेगा क्योंकि आपको मिल तो गई है लेकिन वो इस साल से संबंधित ही नहीं है, तो आपको उसको घटाना पड़ेगा क्योंकि वो अगले वर्ष से संबंधित है और मिल गई है। जो टोटल आपको कोई इनकम मिली है वो उसमें शामिल है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। कोई ऐसी इनकम है जो आपने कमा ली है लेकिन अभी मिल नहीं पाई है, तो जितना अभी इसी वर्ष आपने कमा ली है और मिलेगी अगले वर्ष, तो आप उसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अर्जित अवधारणा बताती है। अर्जित अवधारणा मतलब लेखा शास्त्र में जब आप लेखांकन में रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप केवल इस पे फोकस नहीं करते कि वो मिला है या नहीं मिला, दिया है या नहीं दिया, अगर वह उस वर्ष से संबंधित है तो उसमें उसका लेखा उसी वर्ष किया जाए। ये बात क्लियर है। तो अब इसमें जो लिखा हुआ है वो यही बात है कि उन्होंने बताया कि अदत्त व्यय उसी लेखांकन अवधि से संबंधित है जिस वर्ष में आपने आय अर्जित की है। तो आय चाहे आपने पाई है या नहीं पाई है, आप
अगर वह उस वर्ष से संबंधित हो तो उसमें लेखा करेंगे। ऐसे ही व्ययों का लेखा भी, अगर आपने पेमेंट नहीं भी किया है तो भी अगर वह उस वर्ष से संबंधित है तो आप उन व्ययों का भी लेखा करेंगे। यही बात पूर्वदत्त व्यय और अनुपार्जित आय के साथ भी लागू है। ठीक है, तो दोनों में ये दोनों अवधारणाएं जो है, अर्जित अवधारणा और तीसरी नंबर पे चालू व्यवसाय की अवधारणा, ये लगभग एक ही बात कहते दिखते हैं, लेकिन इसमें जोर इस बात पे है कि आप केवल नकद लेखांकन ही नहीं करते, आप एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, यानी कि मिला हो या न मिला हो, खर्चा आपने पेमेंट किया हो या न किया हो, अगर वह इस वर्ष से संबंधित है तो उसे इनकम माना जाएगा या खर्चा माना जाएगा। ठीक है, और वहां पर मेन जोर इस बात पे है कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा थर्ड में। और उसमें ये भी देखा जाता है कि दो तीन बातें, कि हम संपत्तियां जो होती हैं उनको लागत मूल्य पर दिखाएं या बाजार मूल्य पर दिखाएं, ये सारी बातें हैं। तो उसमें मुख्य बात यही आती है कि आप उन्हें ज्यादातर लागत मूल्य पर दिखाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठे नंबर पे है रूढ़िवादिता की अवधारणा। मुझे बताइए, पांचवें अवधारणा में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? दोनों में लगभग एक ही चीज है, 3 और 6 में, दोनों 3 और 5 में लगभग एक ही बात है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें फोकस इस बात पे है कि यहाँ कैश का ही लेखा नहीं होता, केवल कैश ट्रांजेक्शन ही नहीं आते, कैश ट्रांजेक्शन के अलावा भी ट्रांजेक्शन आते हैं। और वहां पर जोर ये है कि वर्ष, कई वर्षों तक बिजनेस चलता रहेगा, तो जो इस वर्ष से संबंधित है वो हम इस वर्ष में रखें, और जो अगले वर्ष से संबंधित वो अगले वर्ष से रखें, ताकि हम कंपेरिजन कर सकें। ठीक, तो मेन फोकस अलग अलग है लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं। तीसरे जो छठे नंबर की अवधारणा है रूढ़वादिता की अवधारणा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, तो ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भविष्य में जो होने वाली हानियां हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, जिनकी वजह से कुछ लॉस हो सकता है या कोई खतरा हो सकता है, उनका हम पहले से ही अरेंजमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर भविष्य में कोई लाभ होने की संभावना है तो हम उसे अकाउंटिंग बुक्स में कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो कहीं ना कहीं जो है, अगर देखा जाए तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। तो ये रवैया बिल्कुल जग जाहिर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिजनेसमैन का एक ही लक्ष्य होता है कि वह लाभ कम से कम दिखाए, ताकि वो टैक्स कम से कम दे। और प्रतियोगी, अनावश्यक जो प्रतियोगिता है, जब आप ज्यादा लाभ कमा रहे होंगे तो ढेर सारे कंपटीटर्स आ जाते हैं आपके उसी इंडस्ट्री में या उसी लोकेलिटी में जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे होते हैं। तो आप नहीं चाहते कि अनावश्यक कोई कंपटीशन बढ़े, तो आप इसीलिए अपना लाभ कम से कम दिखाना चाहते हैं। टैक्स सेविंग्स का भी एक पर्पज होता है। तो जो भविष्य में अगर कोई हानि होने वाली है या हो सकती है, उसकी अमाउंट अभी हमें नहीं क्लियर है कि कितनी होगी, लेकिन कोई हानि अगर होने वाली है, इसमें एक उदाहरण आता है, जैसे जिन जिन लोगों को आप उधार माल बेचते हैं, सारा का सारा उधार विक्रय जो होता है वह आपको पूरा का पूरा 100% रिकवर कभी नहीं हो सकता। 2%, 3%, 5% लोग ऐसे होते ही हैं जो डिफाल्टर हो जाते हैं, यानी कि जो पेमेंट नहीं देते हैं और आपको वो पैसा डूब जाता है। तो आप जानते हैं कि अगर मान लिया, अगर आपने 1 लाख के लोगों को अगर आपने मतलब 1 लाख की कीमत का उधार दिया है, तो वो सारे आपके डेटर्स कहलाएंगे, देनदार कहलाएंगे। और मान लेते हैं कि आपका पिछले वर्षों का अनुभव है कि लगभग 5% लोग हर साल आपका पेमेंट नहीं करते, उधारी नहीं चुकाते। तो 1 लाख का 5% निकालेंगे तो 5,000 आएगा। आपको पता है कि हर साल 5% होता है, तो इस साल भी 5,000 आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको जब पहले से ही अनुमान है, हो सकता है कि 5 का 4,000 हो जाए या 5 का 6,000 हो जाए, लेकिन लगभग 5,000 होगा। तो आप पहले से ही इस 5,000 के लिए एक प्रोविजन बना लेते हैं, और प्रोविजन जब आप बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। इस वजह से लाभ 5,000 से जो भी आने वाला है वो 5,000 से कम हो जाता है। तो इसका फायदा ये होता है बिजनेसमैन को कि एक तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर रखी है, तो आपके बिजनेस में अननेसेसरली कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये होती है कि प्रॉफिट आपका अगर कम हो गया तो टैक्स वगैरह बच जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि सरकार इसे अलाउ भी करता है, तो आप बड़े आराम से इसे निकाल लेते हैं। तो एक तो रूढ़वादिता की उदाहरण के अंतर्गत 2 बातें आएंगी। पहली बात कि आप भविष्य में होने वाली हानियों, खतरों को तो आप अकाउंटिंग बुक्स में उनकी व्यवस्था करते हैं, उनके लिए आप प्रावधान करते हैं, यानी कि प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन भविष्य के जो लाभ हो सकते हैं उनके लिए आप कोई प्रोविजन नहीं बनाते। तो ये एक रूढ़वादिता है। इसमें ये लॉजिकल नहीं लगता कि भाई अगर भविष्य के हानियों की व्यवस्था करते हैं तो भविष्य के लाभों की भी व्यवस्था कीजिए। नॉर्मली तो दिमाग ऐसा ही लगता है, लेकिन परंपरा में ये है, रूढ़वादिता यही कहती है कि हम कंजर्वेटिज्म को अपनाते हैं और हमारे पहले के जो अकाउंटेंट करते आए हैं हम वही करेंगे।
एक और जो दूसरी बात इसमें आती है महत्वपूर्ण, वह ये आती है कि जो स्टॉक का मूल्यांकन हम करते हैं तो वह लागत और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर करते हैं। लक्ष्य वही है, ध्येय वही है, लाभ को कम से कम रखना, और आय को, जब लाभ यानी आय जब वह कम से कम हो जाएगी तो हमें टैक्स कम से कम देना पड़ेगा। आय कम होगी तो आयकर कम से कम देना पड़ेगा। आयकर समझते हो, इनकम टैक्स। बात समझ में आ रही? तो रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या अभी मिताली समझ में आ पाई? आगे से। यस सर। रूढ़िवादिता की अवधारणा हम तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, जिसमें हम कई बार आपको बता चुके हैं ना कि भविष्य के लाभों की व्यवस्था नहीं करते, हानियों की करते हैं। स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उसी पे करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ बैठे कि रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बताने होंगे। कौन से दोनों पॉइंट्स? पहला, भविष्य की हानियों की तो व्यवस्था करते हैं, उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन भविष्य के लाभों की कोई व्यवस्था अकाउंटेंसी नहीं करती। दूसरी बात, स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सातवीं अवधारणा की, पूंजी अवधारणा। आप देख पा रहे होंगे पूंजी अवधारणा आपके सामने है, कैपिटल कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा क्या कहती है कि पूंजी का लेखा व्यवसाय में आप अलग से करें। अब अलग से करने का मतलब, जैसे एकाकी व्यवसाय है या साझेदारी संस्था है तो उसमें वार्षिक लाभ पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। यानी कि जो भी व्यापारी है बिजनेस को जो देता है उसको हम पूंजी बोलते हैं, पूंजी खाता बोलते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर मिस्टर ए कोई दूसरे व्यक्ति हैं और अगर वो हमें 10,000 रुपये दें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मिस्टर ए ने हमें 10,000 रुपये दिए। तो हमारे पास एक तो कैश आ रहा होगा और दूसरा मिस्टर ए जो है हमें कैश दे रहे हैं, तो हम मिस्टर ए का नाम लिख लेंगे। मिस्टर ए का नाम लेने में हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस होता है उसका जन्मदाता होता है व्यवसायी, बिजनेसमैन। और जो जन्मदाता होता है उसे आप पिता मान लीजिए। और अपने यहाँ संस्कार यह है कि पिता जो होते हैं ना, अपने यहाँ क्या दुनिया में पिता का हम डायरेक्टली नाम नहीं लेते, हम उनको पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, फादर बोलते हैं, वटेवर हमें लगता है जो हम उन्हें एड्रेस करते हैं। अब उनका नाम नहीं लेते। कभी ऐसा होता है कि हम कहें मिस्टर रामलाल क्या मैं स्कूल चली जाऊं, ऐसा होता है क्या? पापा का नाम लेके ऐसे तो नहीं बोलते कभी। ऐसा कर सकते हैं क्या? कल्पना में भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेसमैन वो बिजनेस का पापा है ऐसे मान लीजिए, और पापा का नाम नहीं लेते। तो पापा ने यानी कि बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस को कुछ दिया तो वह कहाँ चली गई? उसका कुछ दूसरा नाम, जैसे आप डैडी बोलते हैं, पापा बोलते हैं। अब आपके पापा का नाम पापा तो नहीं है। आप छोटे बच्चे से पूछे कि बेटा आपके पापा का क्या नाम है, तो बोलता है पापा। उसको पापा ही पता है, अभी वो उतना समझदार नहीं हो पाया। तो व्यवसाय में व्यवसायी जो होता है वह उसका फादर जैसा है। और ऐसी स्थिति में जो अकाउंटेंट है, ठीक है, वह अकाउंटेंट ये मानता हुआ कि जिसके लिए वो काम कर रहा है, जो कि व्यवसायी उसके लिए बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, तो वह उसका नाम न लिख करके उसके लिए एक खाता मुकर्रर कर देता है, तय कर देता है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। जितना भी पैसा वो देगा हम कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे। और इससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति ने हमें बिजनेस को इतना इतना दिया है, और जो दिया है वो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। आज नहीं तो कल बिजनेस को वह रकम जो बिजनेस के पापा यानी कि बिजनेसमैन ने दी है वो वापस करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर कभी बिजनेसमैन फर्म से कुछ निकाल लेता है, कभी अगर बिजनेसमैन फर्म से कुछ निकाले तो उसे एक और दूसरा नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं आहरण, यानी कि ड्राइंग्स। ठीक है। तो ये दो खाते हैं जो व्यापारी को रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस अकाउंटिंग में। यस और नो? अब हम आते हैं अपनी बात पे जो आपको बताने जा रहे थे, पूंजी अवधारणा। पूंजी की अवधारणा ये कहती है कि पूंजी का लेखा व्यवसाय में आप अलग करें, और साल भर व्यवसाय जो भी किया गया, गतिविधियां जो हुई उनसे व्यवसाय ने जो कुछ भी कमाया, उसके आधार पे जो लाभ होगा उस लाभ को व्यवसायी जो है वह कहीं अलग से रिकॉर्ड करे। ठीक है। क्या अभी भी स्क्रीन शेयर हो रही है या कुछ और आ गया आपके पास? स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सी। सर स्क्रीन शेयर। सर स्क्रीन है। स्क्रीन है। Just a minute.
तो अभी भी जो व्यवसायी, सॉरी फिर से वहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं कि ये जो अवधारणा है ये सिंपली इतनी बात कहती है कि पूंजी का लेखा हम व्यवसाय में अलग करेंगे, और चाहे एकाकी व्यवसाय हो जिसमें अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है, चाहे साझेदारी हो जिसमें कई लोग मिल करके बिजनेस करते हैं, उनके जो वार्षिक लाभ होंगे उन्हें पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई, बिजनेस शुरू किया, फिर आपने 10,000 रुपए का लाभ कमाया, तो 10,000 आपके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपकी कुल पूंजी बढ़ करके 1,10,000 रुपए। ये काम एकाकी व्यापारी भी करता है और जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें भी यही किया जाता है। लेकिन जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनीज में क्या होता है कि उनमें कंपनी का जो लाभ होता है वो पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें अलग से पेमेंट कर दिया जाता है हर बार। उनके जितने शेयर हैं वो तो रहते हैं अपनी जगह, लेकिन उनको हर साल जितना भी लाभ कमाती है कंपनी, वह उन्हें हर साल नकद पेमेंट करती चलती है, उसको लाभांश कहा जाता है। ठीक है, तो पूंजी अवधारणा का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बड़ी कोई बहुत खास नहीं है, बहुत ज्यादा पूछी भी नहीं जाती है, लेकिन इसमें केवल एक ही पॉइंट है कि व्यवसाय को अगर व्यवसायी से कुछ मिला है पैसा, तो हमें उसका हिसाब रखना पड़ेगा, और उसका हिसाब हम जहाँ रखेंगे वह पूंजी खाता कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है पॉइंट नंबर 8 पर एक रूपता की अवधारणा। ये अवधारणा यह कहती है कि लेखा विधि की जिस पद्धति का प्रयोग किसी घटना का लेखा करने के लिए आपने एक बार कर लिया है, आप उसी पद्धति का प्रयोग जब भी उस प्रकार की घटना कोई होगी, उसका लेखा आप कर रहे होंगे, तो आप उसी पद्धति का उपयोग करेंगे। इसमें घटना के लिए एग्जाम्पल अगर आप ले लें, डिप्रिसिएशन चार्ज करना। डिप्रिसिएशन का मतलब है किसी संपत्ति के मूल्य में एक निश्चित समय के बाद होने वाली कमी, और वो कमी होती इसलिए कि एक तो समय बीतता है, दूसरा आप उसका यूज जब करते हैं तो चीज भी पुरानी होती है, उसमें कीमत आती है, टूटन फूटन होती है, तो उसके मूल्य में कमी आती है। मूल्य में जो भी कमी, लीजिए बेटा जिसके पीछे आवाज हो रही है, अंशिका शायद आपकी माइक ऑन, आपके कमरे में अगर आवाज हो रही है तो प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। यस, तो आप डिप्रिसिएशन जो भी लगाते हैं, जिस पद्धति से लगाते हैं, वही पद्धति आप अपनाएं हर साल। ये एक रूपता मतलब सिमिलरिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग। तो इसमें उन्होंने उदाहरण भी वही दे दिया है कि आप घास काटने की अगर आप क्रमागत से पद्धति अपनाते हैं तो वही अपनाइए, अगर आप स्थायी प्रभाग पद्धति अपनाते हैं तो वही अपनाइए। नवा जो अवधारणा आती है वो है अवधि की अवधारणा, यानी कि पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप हमेशा अकाउंटिंग किसी एक निश्चित समय पीरियड के लिए करते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था ना, 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष का 31 मार्च, तो ये 12 महीने की जो अवधि होती है, इस 12 महीने की अवधि के लिए ही आप लेखा करते हैं। सारी आय और सारे व्यय जो इस अवधि से संबंधित होती हैं, केवल आप इस अवधि में उन्हीं का लेखा करते हैं। अगर कोई अगले वर्ष से संबंधित है और आपने भुगतान कर दिया है तो आप इसी के अंतर्गत उससे घटा देते हैं। अगर कोई खर्चा ऐसा है जो इस वर्ष से संबंधित है या इस अवधि से संबंधित है, लेकिन इसका अगर भुगतान नहीं किया गया है, तो आप उसे फिर भी इसमें ऐड करते हैं, दिखाते हैं। तो ये है पीरियड कॉन्सेप्ट। अगर आप ध्यान से समझें इस बात को, तो आपको लगेगा कि जो अवधारणा नंबर 3 थी, जो थी चालू व्यवसाय की अवधारणा, उसमें भी यही बात कही गई कि अदत्त व्यय, पूर्दत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, इन समायोजनों का लेखा किया जाए। उसके बाद में आपने अर्जित अवधारणा पढ़ी, उसमें भी यही कहा गया कि आप पूर्दत्त व्यय, अनुपार्जित आय, इन सबका लेखा करेंगे। और जो अभी आप पढ़ रहे हैं अवधि की अवधारणा, बात इसमें भी लगभग वही कही जा रही है, बस फोकस थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। वहां पर 3rd नंबर पे फोकस है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, तो आप कंपैरिजन कर सकें, कंपैरिजन कर पाए ड्यूरेशंस के बीच में, पिछले साल के लाभों का इस साल से कंपैरिजन कर पाए, इसलिए आप जो जिस साल से संबंधित खर्चा या आय है उसी साल दिखाते हैं। जो आपकी 6ठी नंबर की अवधारणा थी, 5वीं नंबर की, जिसमें अर्जित अवधारणा थी, उसका फोकस ये था कि केवल नकदी के लेन देनों का ही लेखा नहीं होगा, इसमें जो कमा लिया गया है आय या खर्चा, उसका भी लेखा किया जाएगा। वहां फोकस ये था। और जो आप अभी पढ़ रहे हैं अवधि की अवधारणा, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस अवधि से संबंधित जो खर्चे होंगे केवल वही दिखाए जाएंगे इस अवधि में। तो फोकस अलग अलग है लेकिन बातें लगभग एक जैसी हैं। तो तीनों अवधारणाएं एक ही बात बताती हैं कि आपको समायोजनाएं करनी है। ठीक है,
इसके बाद में आता है प्रमाण की अवधारणा। प्रमाण की अवधारणा सीधे सीधे ये कहती है कि आप अकाउंटिंग बुक्स में आप केवल उन्हीं लेन देनों को लिख पाएंगे या जिनको आप लिखेंगे उनका आपके पास एक प्रमाण होना चाहिए, यानी कि आप सिद्ध कर सकें कि अगर आपने लिखा है कि फर्नीचर 10,000 का खरीदा तो 10,000 का ही खरीदा है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? अगर 10,000 का फर्नीचर खरीदा होगा तो आपके पास उसका कोई कैश वाउचर होगा ना, बिल होगा जिसे बोलते हैं। कोई भी सामान खरीद के लाते हो तो एक बिल मिलता है ना, तो वो बिल आपको रखना पड़ेगा एज एन अकाउंटेंट, और आपको वह बिल संभाल के रखना पड़ेगा। जब कभी भी ऑडिटिंग होगी, यानी कि जो अधिकारी हैं जिन्हें आपकी अकाउंटिंग बुक्स को चेक करने के लिए अधिकृत किया गया है और जो ये सर्टिफाई करते हैं कि आपने सब कुछ सही से किया है, वह उन वाउचर्स को चेक करेंगे, टैली करेंगे कि आपने अगर 10,000 का फर्नीचर लिखा है तो यस द बिल इज अमाउंटेड टू ₹10,000, राइट? बात समझ में आ गई होगी शायद। तो ये है प्रमाण की उदाहरण। आपके पास हर चीज का प्रमाण होना चाहिए, एविडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो उसको हम एक एक करके चेक नहीं कर सकते, लेकिन बस उसमें हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस के वाउचर्स टैली कर लेते हैं। तो उससे ये होता है कि हाँ कहीं से भी चेक कर लिया और वो सही अगर निकला तो मतलब ठीक ठाक है मैटर। एक और आता है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वगैरह क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसे बोलते हैं वसूली सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल। मतलब क्या है, ध्यान से सुनेगा। आगम व्यवसायिक माल और सेवाओं को बेचने के परिणाम स्वरूप मिलती है। मैंने आपको बोला था एक बार कि इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, और एक पांचवा भी वेरिएबल है जिसे हम आगम या रेवेन्यू बोलते हैं। तो आगम का मतलब है कि जब भी आपने माल बेचा या सेवाएं दी तो आपको जो मिलेगा वो आगम कहलाएगा, वो इनकम नहीं है भाई, ठीक है, उसे रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, साफ साफ लिखा है व्यवसायिक माल और सेवाओं को बेचने से जो मिलता है वह आगम है। ठीक है, तो आगम जिस वर्ष उपार्जित की जाती है वह उसी वर्ष की आय मानी जाएगी, यानी कि जिस साल आपने माल बेचा है आगम उसी वर्ष का माना जाएगा। उसका पेमेंट आपको चाहे जब मिले, जैसे अगर हमने 31 मार्च को कोई माल बेच दिया और उसका भुगतान भले अगले वर्ष के अप्रैल वगैरह में मिलेगा, लेकिन वो रेवेन्यू किस साल की मानी जाएगी, जिस साल वह माल बेचा गया। ठीक है, और माल बेचा कब गया है, माल बेचने में पेमेंट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। माल का विक्रय तब मान लिया जाएगा जब आपने माल की डिलीवरी अपने कस्टमर तक पहुंचा दी। माल का विक्रय कब माना जाएगा, मान लिया उसने ऑर्डर दे दिया, आपके यहाँ ही अभी वो माल रखा हुआ है तो अभी सेल नहीं हुआ। सेल तब होगा जब आपके यहाँ से पैकिंग होकर के माल उसके यहाँ पहुंच जाए जिसने आपको ऑर्डर दिया। उसके यहाँ जैसे भी माल डिलीवरी होगा, उसने पेमेंट किया हो न किया हो, माल का विक्रय हो गया ऐसा माना जाएगा। यानी कि माल का विक्रय डिलीवरी से संबंधित होता है। ठीक है, अगर आप माल नगद बेचते हैं तो तुरंत पैसा मिल जाएगा, उधार है तो बाद में मिलेगा। पैसा चाहे आपको जब भी मिले, ठीक है, इसमें रोकड़ प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। आपकी आगम उसी वर्ष मानी जाएगी जिस वर्ष आपने माल की डिलीवरी सामने वाले को दे दी। बात समझ में आ रही? हमरो बाहर हो लगा बस। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे। इन पॉइंट्स के कुछ अपवाद भी हैं, उन्हें भी आपको पढ़ना होगा। फिलहाल समय कम बचा है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे के कल की क्लास में, कल की आपकी लाइव क्लास होगी, उसमें हम बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के उन्हें पूरे करेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, जितना बचा है उसे उम्मीद करेंगे कि कल हम लोग फिनिश कर लेंगे। आपने अभी तक जितना पढ़ा है प्लीज उसे रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।